वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। तो आपको सबसे पहले आपको बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और ये दोस्तों मॉडल पेपर है 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 के सामाजिक ज्ञान से संबंधित यह मॉडल पेपर 3rd है। अगर आपने सामाजिक ज्ञान से संबंधित 2 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर चेक करना। और ये आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे रीट के लिए बहुत ही साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 3rd मॉडल पेपर को। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं 3rd मॉडल पेपर की। आपका ये 3rd मॉडल पेपर है और मैंने लेवल फर्स्ट वालों के लिए कम से कम 6 मॉडल पेपर करवा चुका हूं। ठीक है, उसको भी आप चेकअप जरूर करना, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जो जीके है, ठीक है, जो साइंस है वो थोड़ी बहुत आपसे मिलती जुलती है, तो उसको आप जरूर चेक करना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय थल सेना का वायु सेना व बीएसएफ के साथ संयुक्त अभ्यास नवंबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपसे पूछ सकता है, तो सुदर्शन प्रहार आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 15वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में आयोजित 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग कंपटीशन 2022 में प्रदेश की किस महिला एथलीट ने कांस्य पदक जीता है, या बोले तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सोनल सुखवाल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट में घोषित किस योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर विश्वविद्यालय हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी दोस्तों अपनी जीवित ग्राम योजना के तहत। किसके तहत? जीवित ग्राम योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के किस टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण केंद्र में प्रदेश का सबसे बड़ा एनक्लोजर यानी कि बफर जोन बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह अपने बफर जोन बनाया जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत द्वारा पोखरण में किस एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह किया गया दोस्तों अपने हेलिना का। किसका? हेलिना का। अगला प्रश्न है कि राजस्थान ई मित्र सेवा को हर घर पहुंचाने के लिए बजट में घोषित किस योजना की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों ये हुई है मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता को चिन्हित कीजिए, यानी कि कौन सी इसमें से उड़ान योजना की गलत विशेषता है? तो दोस्तों पहली ध्यान से पढ़ना कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। बिल्कुल। अगला, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। बिल्कुल बनाया जाएगा। अगला, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। बिल्कुल मिले भी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, ये बचा कौन सा? यही बचा है कि यह योजना 19 नवंबर 2022 से लागू होगी, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इनमें से अपन को वो छांटना है जो इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में बालकृष्ण बनोत की अवधि आपसे पूछ ले तो 28/11/1977 से 19/12/1980 है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। विपिन बिहारी लाल माथुर की आपसे पूछ ले, ये राजस्थान मुख्य सचिव है और इनकी अवधि है, यानी कि ये कब से लेकर कब तक अपने पद पर रहे थे। ठीक है, तो 10/3/1986 से लेकर 31/1/1992, ये भी सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। मीठालाल मेहता के बारे में बात करें तो मीठालाल मेहता के बारे में अगर हम बात करें तो मीठालाल मेहता 1/1/2000 से लेकर के ये अपने 26/10/2012 दे रखा है, तो अपना यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ये अपने गलत है। ठीक है, और आर के नायर भी अपने 26/12/2020 से 28/2/2005 तक रहे थे। ठीक है, राइट आंसर अपना यह आ जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कृष्ण नागर ने स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता, तो किस खेल के अंतर्गत जीता? तो ये जीता था अपने बैडमिंटन में, तो खालिस्तान में बैडमिंटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर है? तो आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, RS तक के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान युद्ध के लिए
युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जा रहा है। तो कब से चला था? तो युद्ध के लिए शुद्ध अभियान दोस्तों अपने 26 अक्टूबर 2020 से चला था। ठीक है, चलिए 26 अक्टूबर 2020 से चला था। राजस्थान में अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहे राजस्थान में, तो उदयपुर जिले में है। ठीक है, अगला है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? आपको बताना है 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 में निःशुल्क शिक्षा सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए, वही दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा रखी गई है 6 से 18 वर्ष। ठीक है, आम बच्चों के लिए तो 6 से 14 है, लेकिन दिव्यांगों के लिए 6 से 18 है, याद रहेगा। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो गलत इनमें से कौन सा है वो अपन को छांटना है। तो बात करते हैं, इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध है, भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध है। ये अपने क्या है? नहीं है, तो ये इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो राइट आंसर दूसरा आ जाएगा। और देखें तो इसके 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, बिल्कुल। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन एवं निषिद्ध करता है, बिल्कुल करता है। तो राइट आंसर अपना दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो किस तरह पढ़ना चाहिए? तो ये एक्ट क्या कहता है? तो इसके बारे में, एक्ट के बारे में बात करें तो समावेशी शिक्षा व्यवसाय एवं प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उनके अनुसार ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, तो इस बार राइट आंसर आपसे पूछ रहे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी की जा सके, इसलिए उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आरटी एक्ट के अनुसार चौथा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में क्या नाम है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में आपसे नाम पूछ ले तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 2009 नहीं आएगा। ठीक है, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, ना ही 5 आएगा, 2011 आएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 18वां कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) ग के अनुसार प्रति निजी विद्यालय को एंट्री लेवल कक्षा में कुल प्रतिष्ठित बालकों, यानी कि उसी कक्षा के कितने प्रतिशत सीमा तक दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिए निःशुल्क प्रवेश देना होगा? तो ये देना होगा दोस्तों अपने 25%। ठीक है, 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा है वो अपने की गई थी दोस्तों 2010 व 11 से शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष में लागू की गई? तो ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आपसे पूछ ले तो ये अपनी की गई थी 2007-8 में। ठीक है, चलिए अगला है कि एनईपी 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एनईपी के संबंध में आपसे कथन पूछ ले तो जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल। वांछित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया गया है, बिल्कुल। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। यानी कि उपरोक्त सभी के सभी जो तीनों है वो राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कि एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठक अनिवार्य हैं? तो न्यूनतम बैठक आपसे पूछ ले तो अपने 4 बैठक अनिवार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि SIQE के सफल संचालन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष कौन होता है? तो इनमें से गठित राज्य कार्यकारी का अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो अतिरिक्त आयुक्त या राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षणिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया था? तो राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षणिक प्रोग्राम आपसे पूछ रहे हैं तो दोस्तों ये अपने किया गया था स्कूली बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई थी। तो दीक्षा कार्यक्रम की जो पहल है दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एनसीईआरटी तथा MHRD के द्वारा की गई थी। ठीक है, एनसीईआरटी और MHRD के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं, यानी कि इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों टाइगर रिजर्व तो सभी के सभी दिख रहे हैं मेरे को, तो सरिस्का अलवर वाला, रामगढ़ विजदारी, ठीक है, बूंदीवाड़ा, मुकुंदरा भी दिख रहा है और रणथंभौर भी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का जो अधिकतम राज्य है दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान राज्य के जो अधिकतम क्षेत्र है वो कौन से रेलवे के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो रावतबाटा सबको पता है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा खनन क्षेत्र है जो उससे सम्मिलित जगह से संबंधित नहीं है, तो इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों गार्नेट राजमहल से संबंधित है, पन्ना राजगढ़ से संबंधित है, राजगढ़ अपने पाली में भी है, ठीक है, और अलवर में भी है। ठीक है, तो चलिए को ना राजगढ़ से संबंधित है, और गिया पत्थर ऋषभदेव का संबंधित बिल्कुल, और रॉक फास्फेट अपने सलादीपुरा का संबंधित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। तो सहरिया जनजाति के बारे में आपसे पूछ ले तो अपने 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये सहरिया जनजाति जो मुखिया होता है दोस्तों वो अपने कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल। अगला प्रश्न है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो माही सुगंधा आपसे पूछ ले कि किस फसल की किस्म है, तो आपको बेझिझक होकर बताना है कि अपने चावल की किस्म है माही सुगंधा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी रही थी। तो ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर आपसे पूछ ले तो ग्रामीण तो रही थी 61.4% और शहरी रही थी 79.7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहां पे पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी दोस्तों अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो टोडगढ़ रावली आपसे पूछ ले तो अपने टोडगढ़ जो रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों अपने उदयपुर, पाली और राजसमंद में स्थित है। ठीक है, मुख्यतः तो उदयपुर में। ठीक है, अगला है कि खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में से होता है। तो खस दोस्तों एक प्रकार की घास है और इसका सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछ ले तो इसका सर्वाधिक उत्पादन है दोस्तों अपने सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में होता है। ठीक है, चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जाके गिरती है। तो ऐसी नदी दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कांतली भी है, कांकनी भी है और मेंढा भी है, लेकिन डाई अपने आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कि कौन सा युग्म बांध और जिले से सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा युग्म है जो एक तरफ तो बांध और एक तरफ जिला है, वो उसमें सही नहीं बैठता, बेमेल नहीं खाता। तो दोस्तों अपने पूर्ववर्ती ज्ञान के अनुसार अगर बात करें तो दोस्तों पांचना करौली में है जो सबसे बड़ा मिट्टी कंक्रीट का बना हुआ है, मेजा भीलवाड़ा में है, चाकन बूंदी में है, लेकिन जवाई बांध अपने जालोर में नहीं है, अपने पाली में है जवाई। ठीक है, कहाँ पे है? पाली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो एडब्ल्यू सबसे छोटी जलवायु है दोस्तों, और ये अपने दोस्तों कहां पे नहीं पाई जाती। चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, लेकिन सिरोही के अंतर्गत एडब्ल्यू नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक बार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नबर्ग का जलवायु वर्गीकरण आप अवश्य पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट के अनुसार एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो बनास बेसिन के बारे में आपसे पूछ रहे तो पूर्वी मैदान का विभाजन करता है बनास बेसिन। ठीक है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो पूर्वी मैदान के भौगोलिक का हिस्सा है। ठीक है, बनास बेसिन। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो अरावली श्रृंखला में कौन सी स्थिति अपने स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कि बोराट का पठार अपने अरावली में आता है, लसाड़िया का पठार अरावली में आता है, गिरवा की पहाड़ी अपने अरावली में आती है, लेकिन मुकुंदरा पहाड़ियां अपने अरावली से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। चलिए तो फिर ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देशी रियासत के विलय पत्र सर्वप्रथम, यानी कि किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो विलय पत्र पर अपने देशी रियासत थी अपने कौन सी, अपनी थी मेवाड़ ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। लाओ मैं करता हूं, तो मेवाड़ सबसे पहले बीकानेर किया था। सॉरी दोस्तों, बीकानेर ने किया था, बीकानेर। ठीक है, मेवाड़ ने तो बाद में किया था, बीकानेर ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। लाओ मैं करता हूं हस्ताक्षर। ठीक है, चलिए अगला है कि
कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से में घटित हुआ था? तो जो कांगड़ कांड है दोस्तों, ये अपने किस प्रजामंडल में घटित हुआ था? ये अपने बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था कांगड़ कांड। ठीक है। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में अपने जो एक ही आंदोलन की शुरुआत है मातृकुंडिया से की गई थी। मातृकुंडिया कहां पे? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। अगले स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? तो सबको पता है जैसलमेर के निवासी थे। मैंने पोल भी किया था कि इसके बारे में। ठीक है। तो आपने सही जवाब दिया था। ठीक है। चलिए, जयपुर में आधों से ज्यादा ने सही जवाब दिया था। ठीक है। जयपुर में मीनाकारी की कला, अच्छा, यानी कि लगभग सभी ने सही जवाब दिया था उसका। ठीक है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा लाई गई थी। तो मीनाकारी की कला अपने महाराजा मानसिंह द्वारा लाई गई थी, लाहौर से लाई गई थी। कहां से? लाहौर से लाई गई थी। ठीक है। अगला है कि अजारा की ओवरी किस शैली की भित्ति है? तो अजारा की जो ओवरी है दोस्तों वो अपनी देवगढ़ शैली की भित्ति है। अगला है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नौगरी दोस्तों आपसे पूछ ले, ये अपने हाथ में पहना जाता है नौगरी। ठीक है। हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 48 क्या कह रहा है कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? तो राजस्थान में जो आदिवासी महिलाओं द्वारा जो कटकी परिधान पहना जाता है वो उनमें दोस्तों अविवाहित महिलाएं पहनती है सिर्फ कटकी। ठीक है। विवाहित महिलाएं कटकी नहीं पहनती, नहीं विधवा पहनती है। अगला है कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों अगर आपने रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में नहीं पढ़ा तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनका जन्म आपसे पूछ रहे तो देवगढ़ कहाँ पे पड़ता है? मेवाड़ में पड़ता था। ठीक है। कि पूर्वी राज परिवार में 24 जून 1916 में हुआ था। ठीक है। और मार्च 2012 में राजस्थान सरकार ने इसको राजस्थान रत्न से सम्मानित भी किया था। ठीक है। इनको गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण जी की महागाथा के लिए वर्ष 1984 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। यह 3 बार 1962, 67 और 71 और 85 में कांग्रेस पार्टी से भीम विधानसभा क्षेत्र में विधायक और एक बार 1972 से लेकर 78 तक राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है। ठीक है। इन्होंने राजस्थानी और हिंदी में अनेक पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इनके बारे में दोस्तों सही तो इनको 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है। इनको 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था 2012 में, मई 2012 में दिया गया था। ठीक है। इंपोर्टेंट है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है। अगर टाइम रहे तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ना, वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो आसानी से। अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो जो गोगाजी थे ना वो अपने महमूद गजनवी के समकालीन थे। यानी समकालीन क्या होता है कि जब उनका शासन था तो उसी समय महमूद गजनवी का शासन था। ठीक है। चलिए, संत जाम्बोजी को समाधि स्थ किया गया था। तो दोस्तों संत जो जाम्बोजी है उनकी जो समाधि आपसे पूछ ले तो उनको मुकाम में समाधि दी गई थी उनको। ठीक है। मुकाम में। ठीक है। अगला है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? जब नई शादी होती है तो दूसरे दिन जो नव दंपति द्वारा जो भोजन कराया जाता है उसको हम दोस्तों एक नाम से जानते हैं, उसको नाम बोलते हैं बढ़ार का भोज। ठीक है। बढ़ार का भोज शायद आपने बहुत बार खाया भी होगा। ठीक है। चलिए, लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? तो लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम है ना, ये सभी के सभी अपने शेखावटी ख्याल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो बूंदी की कजली तीज का जो त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है कि राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में इनमें से कौन सा असत्य है? तो असत्य अपन को छांटना है, तो छांटिए, फटाफट से छांटिए दोस्तों, फटाफट से। दोस्तों असत्य के बारे में छांटे, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में, सबको पता है। लेकिन सारणेश्वर पशु मेला है दोस्तों, ये अपने नागौर में नहीं लगता, सिरोही में लगता है। सारणेश्वर तो अपने सिरोही में लगता है। ठीक है। तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। और तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में लगता है और जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। अगला है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का सबको पता है, गागरोन का किला कहाँ पे है? तो जो गागरोन का जो किला है वो अपने किस प्रकार का है, सबको पता है दोस्तों। गागरोन का किला अपने आपसे पूछ ले कि गागरोन का किला किस प्रकार का किला है, तो सबको पता है कि जलदुर्ग का किला है। ठीक है। जो काली सिंध
और कुछ माही, कुछ ऐसी नदी है उसके किनारे बना हुआ है। ठीक है, आपको कोई जानकारी हो तो बता देना। ठीक है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म छांटिए, कौन सा गलत युग्म आ जाएगा। तो सबको पता है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, हर्षनाथ जी की बावड़ी सीकर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है। ठीक है, तो मंदाकिनी बावड़ी गलत आ जाएगी। अगला है कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। सुमेल का युद्ध आपसे पूछ लिए तो आपको बताना है 1544 ईस्वी को सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। तो सिवाना दुर्ग को जीता उन्होंने और फिर उसका नाम खैराबाद रख दिया था। अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो कौन सी सभ्यता थी जिसमें ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था। तो ये दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्खनन में अपन को अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो कालीबंगा से मिली है। ठीक है, कालीबंगा अपने कहां पे, हनुमानगढ़ में। वेली किशन रुक्मणी के लेखक आपसे पूछ ले, वेली किशन रुक्मणी के लेखक बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और बताऊं तो सुनो कि वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना संवत 1637 में अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीकानेर के राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़, जिसको पीथल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने झालावाड़ दुर्ग में बैठकर की थी तथा इसकी भाषा उस समय की प्रचलित साहित्य राजस्थानी है। इन्होंने कृष्ण एवं रुक्मणी के प्रणय को तत्कालिक समाज के परिक्षेप में लिखा था और इस ग्रंथ को 5वां वेद तथा 19वां पुराण भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी मैं इस प्रश्न को देखता हूं तो मेरा दिल है ना वो गदगद करने लग जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, ठीक है, वेली किशन रुक्मणी की लेखक अपने पृथ्वीराज राठौड़ हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना। अगर नौकरी लग जाए तो वेली किशन रुक्मणी को एक बार जरूर लेकर आना और उसको पढ़ना भी। ठीक है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सजावटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोली है। तो सॉरी दोस्तों, सजावटी नहीं, राजावटी जो राजावाटी एवं नागरचोल हैं वो अपने किस भाषा की उपबोली हैं। तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों ये अपने ढूंढाड़ी की है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुरकर की नहीं है। तो मणि मधुरकर की इसमें से कौन सी कृति या रचना नहीं है। तो आपको बताना है कि पग फेरो भी है, सुधी, सपनों के तीर भी है, रस गंधर भी है, लेकिन जामारो अपने मणि मधुकर की रचना नहीं है। अगला, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है। तो संगीत राज अपने दोस्तों आपसे पूछ ले तो ये दोस्तों अपने 5 रत्न कोशों में विभक्त है संगीत राज। इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों आपसे पूछ ले तो ये दोस्तों अपने की गई थी जून 1997 को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जीरा मंडी नहीं है। तो नहीं है, इस पर फोकस करना दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जीरा मंडी है और अपन नहीं को नहीं पढ़ते तो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर जीरा मंडी नहीं है। तो सबको पता है कि अपने मेड़ता सिटी में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में, लेकिन रसीदपुर कौन सा आ गया, इसमें तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर है कि निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सूचक है जो मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो महिला विकास अपने मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है, शैक्षणिक स्तर संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, जीवन प्रत्यक्षता संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही की पहचान कीजिए। तो हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। पहला कि यह किसी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव की माप है। बिल्कुल सही है। यह साधन एवं लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP का ही एक अन्य नाम है। बिल्कुल है। यह बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों के घटाकर प्राप्त की जाती है। बिल्कुल, तो राइट आंसर 1 2 3 आ जाएगा, राइट आंसर 4। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो कौन सी विशेषता दर्शाती है। तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कृषि मुख्य व्यवसाय भी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है और मानव पूंजी की निपुणता भी है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च, ये तो अलग ही आ गया, तो ये हो नहीं सकता। तो 1 2 3 राइट आंसर 4। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो किसे शिकायत करनी चाहिए? जब हमें से ठगी हो जाए तो अपन को दोस्तों शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच को। ठीक है, अगर हमसे कोई ठग ले या फिर हो तो कोई, ठीक है, दुकानदार वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सत्य है? तो इसके बारे में बताना है, तो बताइए। अगला कि स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों में कर्जों पर ब्याज देता है, वह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। बिल्कुल होता है। अगला कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण की गतिविधि अपने ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। अगला स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है। यह भी सही है। स्वयं सहायता समूह से महिलाएं आर्थिक रूप से कर्जाल में फंस जाती हैं, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं भी इस स्वयं सहायता समूह में काम करता हूं, मैं बुक कीपर के रूप में इसमें काम करता हूं, यानी कि मैं जिसका लेखा जोखा होता है उसमें थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं। ठीक है, पार्ट टाइम की तरह। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में एक अनुचित बैंक वह है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की अद्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बैंक मुद्रा को अपन क्या कह सकते हैं? तो बैंक मुद्रा, शाक मुद्रा कहा जाता है बैंक मुद्रा को, मांग जमा कहा जाता है और जमा मुद्रा भी कहा जाता है। राइट आंसर 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वे अंत्योदय परिवार को, स्टेट बीपीएल परिवार को, बीपीएल परिवार यानी उपरोक्त सभी को क्या किया जाता है? लाभान्वित किया जा रहा है। गरीबी रेखा, दोस्तों गरीबी रेखा आपसे पूछ ले, गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा दोस्तों आपसे पूछ ले तो गरीबी रेखा दोस्तों निरपेक्षित गरीब का माप को गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का कौन सा कार्य इनमें से नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन का इनमें से कार्य आपसे पूछ ले कि कौन सा कार्य उनसे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों विश्व व्यापार समझौता के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल ये है इसका कार्य। व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, यह भी इसका कार्य है। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना, यह भी इसका कार्य है विश्व व्यापार संगठन का। लेकिन किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करना, ये इसका बिल्कुल भी कार्य नहीं है, इसके कार्य के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर 4 नंबर का। अगला कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात है तो हो। ठीक है, न तो निर्यात और न ही आयात होता हो, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भू राजस्व की बढ़ी हुई राशि को पूरा करने के लिए किसानों अपने किसानों को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उनको व्यावसायिक खेती करना आवश्यक है या था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो रेलवे इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, रेलवे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। तो मिला लेते हैं, क्यों नहीं मिलाएंगे भाई। अगला प्रश्न इसमें क्या कर रहा है कि जो फ्रांस है वो फ्रांस अपने लारेन क्षेत्र से संबंधित है, सबको पता है। ठीक है, और जो यूक्रेन है दोस्तों, ये जो यूक्रेन अपने रोग क्षेत्र से संबंधित है, क्रिवो या रोग से संबंधित है। ठीक है, और अपने जो जर्मनी है ना वो अपने साल गल्टर क्षेत्र से संबंधित है, और बचा कौन सा? यूएसए अपने मेसाबी क्षेत्र से संबंधित। राइट आंसर दूसरा। ठीक है, सेकंड अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो चलवासी कृषि इनमें से कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से चलवासी कृषि नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि
फेजेड आपने चलवासी कृषि नहीं है। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तो औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है देश, तो कौन सा इनमें से राइट आंसर है? इसके जो 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 हैं दोस्तों इधर हैं, इसके जो कूट शब्द हैं जो ये रहे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि लंकाशायर प्रदेश, तो दोस्तों लंकाशायर प्रदेश अपने यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक, यूनाइटेड किंगडम देश में पाया जाता है जो लंकाशायर प्रदेश है, ठीक है। और रूहर प्रदेश आपसे पूछ ले तो रूहर प्रदेश अपने जर्मनी का है, और कोहिन प्रदेश आपसे पूछ ले तो अपने जापान का है, और दक्षिण अपोलेशियन प्रदेश आपसे पूछ ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो राइट आंसर अपने आ जाएगा 3 2 4 1। चलिए 3 2 4 1 छांटिए, 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1, तो राइट आंसर थर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ है उद्योग और एक तरफ है उसकी अवस्थिति, तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो राइट आंसर आपसे पूछ ले कि कौन सा उद्योग इनमें से सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है सीमेंट अपने मोडक से संबंधित है, बिल्कुल। स्टेट वुल मिल अपने चूरू से संबंधित है क्या? स्टेट वुल मिल आपसे पूछ ले क्या चूरू से संबंधित है? नहीं, चूरू से संबंध नहीं है, ये तो अपनी कहां से, बीकानेर से संबंधित है। स्टेट वुलन मिल अपने बीकानेर से संबंधित है। अगला है सूती वस्त्र व्यापार, सही है। पानी के मीटर जयपुर, सही है। राइट आंसर सेकंड है, ठीक है। चलिए अगला है कि शाक भक्षी और मांस भक्षी पशुओं जैसे शेर, गीदड़ और लकड़बग्गा की विशाल संख्या पाई जाती है, तो ये दोस्तों ये अफ्रीका के सावाना प्रदेश में पाई जाती है। शाक भक्षी एवं मांस भक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्गे जो विशाल संख्या वो अफ्रीका के सावाना प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट अपने उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। चलिए तो जवार बाटा के संदर्भ में नीचे दी गई कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसके बारे में बताना है। जवार बाटा के बारे में आप सबने पढ़ा भी होगा कि जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं वहां जवारी भार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर तटों के पास जमारद व खाड़ियां की आकृतियां जवार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित नहीं करती, क्यों नहीं करती? बिल्कुल करती है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा है लेकिन करती है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिम में मानसूनी हवाओं के कारण निम्नांकित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तित करती है? तो 28 नंबर का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। चलो मैं ही बता देता हूं, उत्तरी हिंदी महासागर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, तो मिलाते हैं। सूची फर्स्ट ये रही, सूची सेकंड ये रही, तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों कि जो चैलेंजर कंटक है वो चैलेंजर कंटक अपने दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में है। एल्बस्ट्रोस कॉर्डिलेरा दोस्तों आपसे पूछ ले तो एल्बस्ट्रोस कॉर्डिलेरा आपसे पूछ ले तो दोस्तों ये अपने कहां से संबंधित है? ये अपने दक्षिण प्रशांत महासागर संबंधित है, और अच्छा दक्षिण प्रशांत महासागर संबंधित है, और अपने एजोर द्वीप अपने उत्तरी अंटार्कटिक महासागर संबंधित है। क्यूरिल द्वीप अपने उत्तरी महासागर संबंधित। राइट आंसर थर्ड, फोर्थ और सेकंड और फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। रोमन नंबर में दे रखा है, ठीक है। अगला है कि जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, ये वो दोस्तों अपने सौर मंडल में तो होते हैं, और कहां पे होंगे, ठीक है। चलिए वायु अपवाह से क्या अभिप्राय है? तो वायु अपवाह से अभिप्राय है कि ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति वायु अपवाह कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला है कि उपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन आपसे पूछ ले तो दोस्तों इनमें फर्स्ट ये असत्य कथन है कि इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन तापमान कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में छांटना है। तो इनमें से दोस्तों केवल और केवल 1 और 2 कथन सत्य है, यानी कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों, यानी कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। और दूसरा है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं, ये सभी के सभी कहां पे अवस्थित है दोस्तों? ये अपने सभी के सभी अंटार्कटिका महासागर में अवस्थित हैं, ठीक है।
अब देखिए चित्र का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीचे दिए गया आरेख दिन विषय पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। तो ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं और कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा। तो कौन सी स्थिति में रहेगा दोस्तों, तो ये कौन सी स्थिति में रहेगा, दिन के घंटों तक रहेगा। तो 95 का जो अपना आ जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों सूर्य है और सी ए ई डी सी सी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों, चलो आप भी बताना, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी। ठीक है, दूसरा आप भी बताना कमेंट करके। चलिए अगला है कि भारतीय संज्ञानात्मक व्यवस्था एकमात्र हो सकती है। तो भारतीय संज्ञानात्मक व्यवस्था एकमात्र हो सकती है, ये भारी संकट के समय हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है तो भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो सत्यवादी सरकार अपने भारतीय राजतंत्र की नहीं है। अगला है कि राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। तो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना ही राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाई, एक तरफ मुख्यमंत्री राजस्थान के और दूसरी तरफ उनका कार्यकाल। तो बताओ कि कौन सा मुख्यमंत्री कौन कौन से कार्यकाल में रहा था। तो इसके बारे में कूट शब्द उधर की साइड दे रखे, तो इनमें से ये रही कूट शब्द, एक बार देख लीजिए कूटों को। ठीक है, चलिए मिलाते हैं उनको कि एक तरफ मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ उनका कार्यकाल है। तो चलिए देखते हैं। तो जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में आप सबको पता है कि जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है वो 1980 से लेकर के 1981 तक कुल मिला के 9 साल तक रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नहीं 1 साल तक रहा था, 9 साल क्या पे कहाँ पे, जगन्नाथ पहाड़िया का सिर्फ 1 साल रहा था 1980 से 1981 तक। ठीक है, और जो बरकतुल्ला खान है उनका रहा था अपने 1971 से 1973, मतलब 3 साल। ठीक है, 2 ही साल मानो। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत का रहा था दोस्तों 1977 से 80 तक, यानी कि 3 साल। और मोहनलाल सुखाड़िया का सबसे ज्यादा बार रहा था, ठीक 1954 से लेकर 57 तक। ठीक है, ये सही है क्या, हाँ सही है, मोहनलाल सुखाड़िया का 1954 से 57 दे रखा है इसमें। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा अपने कौन सा, 3 1 2 4 3 1 2 4। छांटिए दोस्तों 3 1 2 4 कहाँ पे है, 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, राइट आंसर सेकंड। ठीक है, कि राज्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो राज्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो अपने संबंधित राज्य राज्यपाल नियुक्त करता है राज्य सूचना आयुक्त को। ठीक है, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में अपना पद धारण करते हैं। तो संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद अपने मंत्री हैं वो अपना पद धारण करते हैं। तो किस तरह करते हैं, वो अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता। तो इनमें से नहीं करता दोस्तों, अपने अध्यक्षात्मक और गणतंत्रीय। ठीक है, अगला है कि राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में आपसे पूछे तो आपको बताना है दोस्तों कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्य आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान का दोस्तों अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुत्वता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उसे अक्षुण्य रखने की मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों ये सभी के सभी अपने तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए अगला है कि जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह मौलिक अधिकार कौन सा है। उसको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। यह उद्देश्य का उत्कृष्ट गंध काव्य है, नहीं यह परिपूर्णता की तस्वीर है। यह कथन किसका है, तो ऐसा कहने वाले हमारे प्यारे पंडित ठाकुर दास भार्गव थे।
ठीक है। चलिए अगला ये भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो ये बढ़ाया गया था मेरे प्यारे साथियों 104वां संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत बढ़ाया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें अपनों को इन घटनाओं को सही कालानुक्रम के रूप में काल के अनुरूप चुनना है। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों कि जो सबसे पहले अपना सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन के बाद अपने चोरा चोरी कांड हुआ था, फिर उसके बाद दांडी यात्रा निकली थी, फिर गांधी वन समझौता हुआ था। ठीक है, कुल मिला के राइट आंसर सेकंड आ जाएगा 2 3 4 1। ठीक है। चलिए अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की जो पराकाष्ठा में जो गांधी जी ने वो हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड इरविन के साथ। ठीक है। अगला तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी को किन किन के मध्य हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, सबको पता है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो अकबर की जो सुलेख की जो पसंदीदा शैली आपसे पूछ ले तो आपको बताना है वो थी नस्तलिक शैली। अगला है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो निम्न वक्तव्यों पर विचार कर लेते हैं कि अकबर ने राजपूतों के सहयोग में मित्रता की अपेक्षा की। उपरोक्त में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो अपन को एक दे दिया कि एक विचार दे दिया कि अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की थी। ये कितना सही है इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों कि अफगान विद्रोह को दबाने के लिए ऐसा तो अकबर क्यों करेगा? ठीक है। अगला कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने राजपूतों से फ्रेंडशिप की थी। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने के निर्माण के लिए, ऐसा तो ये खुद ही कर लेगा। ठीक है। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनता को हराने के लिए नहीं, केवल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए तो उन्होंने राजपूतों से मित्रता की थी और बाद में जाके बहुत कुछ हुआ, आप सब जानते हो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो ऐसा कर लगाने वाले जो दिल्ली के सुल्तान थे कि खुमस्खर भी उन्होंने लगाया था, खराज भी इन्होंने लगाया था, जकात भी इन्होंने लगाया था, यानी ये सभी के सभी कर अपने दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया गया था। जो भी अटपटे नाम दिख जाए वो सभी के सभी दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा लगाए गए करते। ठीक है। चलिए अगला है कि मौर्य कालीन प्रशासन में राजस्व एकत्रित करने, आय व्यय का ब्यौरा रखने, वार्षिक बजट तैयार करने वाले विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? तो मौर्य कालीन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों आपसे पूछ ले कि क्या कहा जाता था, तो ऐसे व्यक्ति को मेरे प्यारे साथियों कहा जाता था समाहर्ता। क्या कहा जाता था? समाहर्ता। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो अपने चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था। अगला की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो दोस्तों मिला देंगे, एक तरफ दे रखा है क्या, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो मिला देंगे आसानी से। कि सबको पता है कि जो अंग है वो चंपा का है, अंग है वो चंपा का है। ठीक है। और वत्स है वो कौशाम्बी का है, मत्स्य विराटनगर का है, सूरसेन मथुरा का है। तो राइट आंसर फर्स्ट। ये तो खुद खुद ही मिला हुआ है, इसको मिलाने की जरूरत ही कहां है। अगला है कि कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो कनिष्क का राजकवि कौन था? तो अश्वघोष था। ठीक है, राइट आंसर सेकंड। अगला है कि निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो निम्न में से कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है? तो अनेकातवाद और शादवाद। तो राइट आंसर 1 और 4। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यकार धरोहर का अर्थ है कि पास जाकर समीप बैठना? तो इनमें से कौन सा है? तो अपने है उपनिषद का। ठीक है,
उपनिषद राइट आंसर आ जाएगा। कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदुत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदुत में भाग लेती थी। किस वेद में विदुत का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? तो विदुत का जो उल्लेख है दोस्तों वो अपने सर्वप्रथम आया है ऋग्वेद में। ठीक है। अगला है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार बोले तो विशान स्नानागार कहा है। ठीक है। इसके पानी का रिसाव होने के लिए प्लास्टर के ऊपर चाल कोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दो तरफ उतारने के लिए सीढ़ियां तथा चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इंपोर्टेंट है मोहनजोदड़ो, पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। पहला कथन क्या करा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण सर्वप्रथम खोजे गए हड़प्पा स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता किया गया। बिल्कुल किया गया। कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों पर संस्कृत भाषा में लिखित मोहरें प्राप्त हुई। संस्कृत में तो आज तक हुई नहीं भाई, तो यही गलत आ जाएगा, फिर यही गलत है। अगला कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी एकमात्र साधन पुरातात्विक साक्ष्य है। बिल्कुल पुरातात्विक से ही प्राप्त होती है सारी चीजें। हड़प्पा स्थलों से आभूषणों और औजारों की प्राप्ति हुई, बिल्कुल हुई है। तो राइट आंसर केवल सेकंड असत्य है। ठीक है। केवल सेकंड असत्य है। अगला है कि निम्न में से कौन सी सेवा ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है? तो कौन सी सेवा है जो ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है? तो ई नागरिक, ई औषधि, ई परिवहन, यानी कि उपरोक्त सभी सेवाएं ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के साथ व्यापारिक लेन देन करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यकता पूर्वक जानकारी क्या कहलाती है? ये अपने कहलाती है अधिप्रमाणन। ठीक है। अगला कि सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किसके आविष्कार के कारण हुआ? तो ये हुआ था अपने किसके आविष्कार के कारण? अगर दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार नहीं होता तो ये सभी की चीजें धरी की धरी रह जाती। अगला है कि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क दोस्तों आपसे पूछ रहे किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है पॉइंट टू पॉइंट टेपोलॉजी का उदाहरण है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट टेपोलॉजी सबसे सरल टेपोलॉजी है जो दो नोड्स को सीधे एक सामान्य लिंक से जोड़ती है। सबको पता है ना। चलिए, तो किसी कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो इन तरीकों को टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? तो इन्होंने दोस्तों शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया गया। पहले क्या थी? पहले दोस्तों विषय केंद्रित नहीं थी, शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो चाहता था वही होता था, लेकिन अब जो बच्चा चाहता है वही होगा। ठीक है। कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसके बारे में अपन को छांटना होगा। 132वें का सही आंसर आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कि अपने अब्राहम मास्लो इनसे समझ नहीं था, बाल मनोविज्ञान समझ नहीं था। तो लेव वाइगोत्स्की था, अल्बर्ट ब्यूडोरा था और जीन पियाजे था। व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे में विभिन्नता क्यों होती है? तो ये दोस्तों होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह अपने किस प्रक्षेप में प्रयुक्त किया जा सकता है? कथानक और संप्रेषण परीक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ किसी बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों स्टर्नबर्ग का है। ठीक है। चलिए, कि इनमें में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो इनमें से दोस्तों अधिगम की विशेषता आपसे पूछ रहे कि कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है अधिगम एक उत्पाद है, ना कि प्रक्रिया। ठीक है। अगला है कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे ज्यादा हैं या लंबे हैं, तो लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उसका वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की इच्छा नहीं रखती। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। तो सीता की प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा है, ना कि बाह्य प्रेरणा। ठीक है। सीता की प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा है। अगला है कि समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो समायोजन के संदर्भ में आपसे पूछ लिया कि कौन सा गलत है? तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि समायोजन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो उपचारात्मक अध्यापन, ये प्रासंगिक नहीं है।
अगला है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों अपने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है कि विद्यालय में अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर की शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि में दी जाती है? तो दोस्तों अपनी दी जाती है आगमन विधि में दी जाती है। अगला है सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो आपसे पूछ ले तो सर्वोत्तम पद्धति है प्रोजेक्ट पद्धति। ठीक है, प्रोजेक्ट के द्वारा हम उसको आसानी से पढ़ा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं, क्यों देना चाहिए सामाजिक विज्ञान में छात्रों को प्रोजेक्ट? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है क्यों देना चाहिए। क्योंकि विषय आधारित कार्य में उनको सहायता मिलती है तथा कक्षा अथवा घर पर सामूहिक कार्य में करने के लिए। तो राइट आंसर 1 और 4। ठीक है, अगला है कि आगमनात्मक एवं निगानात्मक उपागम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें कथन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से सभी कथनों को पढ़ सकते हैं। अगला है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको शिक्षक होने के नाते सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। अगला है कि सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? तो इनमें से सबसे प्रक्षेपी साधन आपसे पूछ ले तो एपीडियास्कोप है, एपीडियास्कोप है। ठीक है, चलो अगला कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। इनमें सम्मिलित करना है कि कौन सी सामग्री किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। पहला है कि ग्राफिक सामग्री, ग्राफिक तो अपने मानचित्र में काम आती है। ठीक है, और प्रक्षेपित सामग्री अपने स्लाइड में काम आती है। ठीक है, और त्रिआयामी सामग्री अपने मॉडल्स में काम आती है और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री अपने बुलेटिन बोर्ड में काम आती है। तो राइट आंसर आपसे पूछ ले तो राइट आंसर आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो इनमें से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। इसको सही ढंग से पढ़ो और बताओ कि कौन सा इनमें मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो इसमें से ये नहीं है कि यह निर्देश के व्यक्तिकरण के लिए प्रदान नहीं करता। क्यों नहीं करता? करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगला कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। तो सामाजिक अध्ययन अपने शिक्षण का प्रमुख सूत्र है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इनमें से उद्देश्य आपसे पूछ ले कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न इसका सही आंसर आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको यह मॉडल पेपर पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके बताना कि आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए, आंसर सहित पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आसानी से वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, तो गलती हो गई तो उसको इग्नोर करना। अगर ज्यादा ही बड़ी गलती है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसको हल करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर जल्दी में कुछ गलत हो गया हो तो उसको मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। ठीक है, धन्यवाद।